गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हमने वसंत स्टार्ट किया था। वसंत चली हुई थी हमारी। बसंत के 12 लेसन हो गए। अब इसके बाद आज से हम आरंभ कर रहे हैं भारत की खोज, और इसके 3 लेसन पहले हो चुके थे। तो ये लेसन है हमारा, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 4th लेसन, युगों का दौर। युगों का दौर, भारत की खोज, जैसे नाम से पता है भारत के बारे में ही यहाँ पर जानकारियां दी हुई है। तो भारत के बारे में ही यहाँ कैसे क्या हुआ, युगों का दौर कैसे चला, तो देखिए आप पाठ के अंदर ध्यान से आपको पाठ पढ़ने हैं। और इसके अंदर जो इंटरनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर है, वो भी आपने क्वेश्चन भी निकालने हैं और उनके आंसर भी आपने बनाने हैं। तो देखिए, गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। गुप्त शासन जब था तो उसके अंदर राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद कैसा था। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली थी। जब मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ था, खत्म हुआ था, तो उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली थी, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला कर दिया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बुद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। बौद्ध कला का जन्म कैसे हुआ, यहाँ पर आपने देखा है। तो कैसे दक्षिण में क्या था, बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे, और उत्तर में क्या था, काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैले हुए थे। और मेनांडर जो था, उसके नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला कर दिया था, लेकिन क्या हुआ, उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का भी प्रभाव पड़ा और वह क्या बन गया, बुद्ध बन गया। वह राजा मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ कौन, मेनांडर बुद्ध बन गया और फिर मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग किस रूप में हुई, एक संत के रूप में हुई। बौद्ध आख्यानों में उसकी एक संत के रूप में प्रसिद्धि हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का भी जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। भारत के मध्य प्रदेश में क्या था, सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट थी, मूर्ति थी। लाट क्या होती है, मूर्ति, जो हेलियोदोस स्तंभ के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका समय ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का लेख भी खुदा हुआ है। इससे हमें यूनानियों के भारतीयकरण की झलक भी मिलती है, जो कभी सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज कर रहे थे, मतलब उसको अपने अंदर कंट्रोल में कर रहे थे, दबा रहे थे। मध्य एशिया में शक या सिदियन भी बोल सकते हैं, शक लोग या सिदियन लोग ऑक्सस यानी अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। युई ची सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युई चियों में से एक दल कुषाणों का था। कुषाणों का था, यहीं तक देखिए एक बार। मध्य एशिया में क्या था, शक यानी सिदियन भी बोल सकते हैं। शक लोग जो थे वो अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। अक्षु या ऑक्सस नदी जो थी उसकी घाटी में ये शक या सिदियन लोग बस गए थे। और युई ची सुदूर पूर्व से आए थे। कौन,
यूई ची सुदूर पूर्व से आए थे और उन्होंने इन लोगों को सीधियन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया था। और ये शक बौद्ध और हिंदू बन गए थे। जिनको धकेल दिया गया था, यूइची ने जिनको उत्तर भारत की ओर धकेल दिया था, तो ये लोग क्या बन गए? बौद्ध और हिंदू बन गए। और यूइचियो में से एक दल कुषाणों का था। यूइचियो में से एक दल किसका था? कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया था। जो यूइचियो थे, उनमें से एक दल कुषाणों का था और उन्होंने क्या किया? उत्तर भारत तक अपना अधिकार कर लिया था। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। क्या पराजित कर दिया और दक्षिण की ओर खदेड़ दिया। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम कर लिया। शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा गया। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए थे। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना साम्राज्य व्यापक रूप से बहुत दूर तक और मजबूती से कायम कर लिया था। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया था, और लेकिन अधिकांश क्या थे? बौद्ध बन गए थे। उनमें से कुछ ने तो हिंदू धर्म अपनाया और कुछ बौद्ध बन गए थे। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है। उनका सबसे प्रसिद्ध जो शासक था कनिष्क, उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। जिनमें क्या किया गया है? उनके कारनामों का और कामों का, महान जो कारनामे हैं और कार्य हैं, उनका जिक्र किया गया है। उससे बौद्ध होने के बावजूद ऐसे लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था। राज्य धर्म का स्वरूप कैसा लगा? मिला जुला लगा, जिसमें जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। राज्य धर्म का जो मिला जुला स्वरूप था, जिसमें क्या था? जरथुस्त्र के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया था, जो सरहदी सूबा था, वो किस नाम से कहलाया? कुषाण साम्राज्य के नाम से कहलाया। उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। कुषाण साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो आपने सुना होगा ना, पहले पढ़ा भी था, तो वह भी उसके निकट था कुषाण साम्राज्य के। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का क्या बन गया? स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, यूइचियो, ईरानियों, बाख्तरी, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। जो लोगों के मिलने का स्थान बन गया था, बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का जो स्थान बन गया था, यहाँ क्या था? फिर भारतीयों की मुलाकात किस किस से हुई? किस किस से होती थी? सीदियनों यानी शकों से, यूइचियो ईरानियों, बाख्तरी यूनानियों और तुर्कों और चीनियों से उनकी मुलाकातें होती थी। किसकी? भारतीयों की। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। ये संस्कृतियां जब आपस में मिलते थे, बातें करते थे, तो एक दूसरे को बहुत अधिक ये प्रभावित करती थी। इसके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया था। इसके जो आपसी प्रभाव थे, उन प्रभावों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो मूर्तिकला और चित्रकला की एक शैली थी, उसने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए।
इतिहास की दृष्टि से क्या हुआ, इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए, मेल हुआ, और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। चीनी और भारतीयों का पहले संपर्क हुआ और इस 64 में यहाँ पर चीनी राजदूत आ गए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले थे, चीन से भारत को जो तोहफे मिले थे, उनमें क्या था, आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। भारत को जो तोहफे मिले वो कहाँ से मिले, चीन से, और तोहफे क्या थे, आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। गोबी रेगिस्तान के ठीक जो किनारे किनारे थे, वहां तूफान और कूचा में भारतीय और चीनी और ईरानी, इन तीनों की संस्कृतियों का अद्भुत मिलन हुआ, मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बांट दिया गया। कुषाण काल में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया था। कौन कौन से थे वे, महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म कितने संप्रदायों में बटा, 2 संप्रदायों में। कौन कौन से, महायान और हीनयान। इंटरनल क्वेश्चन में है ये आंसर, आपको क्वेश्चन बनाने, ये इंटरनल क्वेश्चन में आ सकता है। ये उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। 2 भागों में तो बौद्ध धर्म बट गया, महायान और हीनयान में। उन दोनों के बीच मतभेद खड़े हो गए, लड़ाई हुई तभी तो 2 भागों में बटा, फिर मतभेद हो गए। मतभेद तो पहले से ही हो गए, तभी तो बटे। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। भारतीय परंपरा के अनुसार जो बड़ी बड़ी सभाएं थी, उन सभाओं में इन दोनों महायान और हीनयान के बीच में जो समस्याएं थी, उन पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। जब ये बहस होती थी तो इन बहसों के अंदर सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। क्या है, यह नाम नागार्जुन का। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए थे। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। यह नाम किसका था, यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व भी महान था। बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान भी थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। क्या था, वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, जिस कारण भारत में महायान की विजय हुई। हीनयान हार गया और महायान जीत गया, उसकी विजय हुई। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा हीनयान को मानते रहे। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार कहाँ हुआ, चीन में हुआ। महायान की विजय हुई थी ना, तो उनके सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा हीनयान को मानते रहे। लंका और बर्मा, वर्तमान में इनका नाम है श्रीलंका और म्यांमार, ये हीनयान को मानते रहे, जो हार गया था। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उसके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे, रक्षा कर रहे थे, फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतरधारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। क्या हुआ, जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ, तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी कभी चंद्रगुप्त था, नए हमलावरों को मार भगाया।
किसने? जिसका एक महान शासक था जिसका नाम चंद्रगुप्त था, उसने नए हमलावरों को मार भगाया था और शक्तिशाली विशाल विशाल साम्राज्य कायम कर लिया था। इस तरह के 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ था। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। 1920 में गुप्त साम्राज्य के युग का आरंभ हुआ था और इसमें एक के बाद एक कई महान शासक भी हुए और इनमें युद्ध और शांति दोनों कलाओं में ये दोनों सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया। लगातार हमले हुए, हमलों ने विदेशियों के प्रति विरोधी भावना को जन्म दे दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति इन दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। क्या हुआ? हर नए अपने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण जो आदर्श थे उनके आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया था। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। सॉरी आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवृत या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यवर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने क्या समस्या थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय मेल मिलाप कैसे किया जाए। प्रेम समन्वय होता मेल कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति को मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया था। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते चले गए। दूसरे विदेशी तत्व भी यहाँ आए और खत्म होते चले गए, जज्ब होते चले गए। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उन्हें हिला दिया था। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उन्हें हिला दिया था। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था। जो हमले हुए थे उन हमलों को वह अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा था, क्योंकि उन्होंने केवल उनके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा था, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया था। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। इनके विरुद्ध जो भी प्रतिक्रिया हुई थी उसका मूलतः क्या था? राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी। जो उसका मूलतः राष्ट्रवादी रूप था, उसमें राष्ट्रवाद की क्या थी? शक्ति भी थी और संकीर्णता भी थी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा
रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे क्या कहा गया था? ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद कहा गया था। वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना था। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था। वह क्या था? दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई थी, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। क्या हुआ था? जिससे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां भी प्रभावित हुई थी, और जो आज क्या है, हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया था। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था ना, पीछे आया था बौद्ध धर्म का कैसे जन्म हुआ था, उसके लिए भारत ही वह पुण्य धरती थी जहां पर बुद्ध ने जन्म लिया था, और जन्म भी लिया था और उपदेश भी दिया था। जन्म लिया, उपदेश दिया, और वहीं उसका निर्वाण हुआ। बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, बुद्ध का भी जन्म हुआ, बुद्ध ने भारत में उपदेश भी दिया, और वहीं पर उन्होंने समाधि भी ले ली, निर्वाण हुआ भारत में। पर बौद्ध बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। बौद्ध धर्म कैसा था? अंतरराष्ट्रीय था, विश्व धर्म था, सभी जगह था, सभी लोग मानते थे, संसार का धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता चला गया। जैसे जैसे बौद्ध धर्म का विकास और विस्तार होता गया, वैसे वैसे इसका रूप और अधिक विकसित होता चला गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। इसलिए क्या था? पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए यह स्वाभाविक था, क्या? कि यह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी, और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। यह धर्म, बौद्ध धर्म जो है, और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों, भारत के अंदर जो भीतरी धर्म थे और जातीय तत्व थे, उनके प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बढ़ती जा रही थी। वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगी थी। ऐसा करने से क्या हुआ था? उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी, वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल जैसी दिखाई देती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। गुप्त शासकों का समय कैसा था? गुप्त शासकों का समय कैसा था? बहुत ही प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई। फिर भी क्या हुआ? उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई थी। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भी भारत का नेपोलियन कहा गया। इनके बहुत बड़े शासक जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत ही शानदार समय था। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने
उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। चौथी शताब्दी का जब आरंभ हुआ तो वहां से लेकर 150 वर्ष तक, यानी 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने ही उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया था। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। क्या था? 150। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे थे और जिससे साम्राज्य सिकुड़कर छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर क्या कर रहे थे? हमला कर रहे थे। ये गोरे हूण कहलाते थे। जो मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे, क्या कहलाते थे वे? ये गोरे हूण कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। इन्होंने भारत में बहुत अधिक लूटमार की। गोरे अंग्रेजों को कहा जाता है। बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया। क्या हुआ? यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर के उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिर गुल को बंदी बना लिया गया। बंदी किसको बनाया गया? सरदार मिहिर गुल को। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया। गुप्तों के वंशज बालादित्य जो थे, उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। जो बालादित्य था, उनके प्रति उदारता का व्यवहार किया, मतलब उसके साथ कोई बुरा कार्य नहीं किया और उसे भारत से लौट जाने के लिए बोल दिया गया। मिहिर गुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। भारत वालों ने तो उदारता दिखाई, लेकिन किसको वापस लौटाया था? बालादित्य के प्रति उनको मिहिर गुल को भेज दिया गया था। मिहिर गुल ने क्या किया? इसके बदले में अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। उस पर मेहरबानी दिखाई जिसने, उसके प्रति कपटपूर्ण हमला कर